स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए, बिहार का धोबी समाज अब एकजुट हो गया है और ये ताकत जबरदस्त दिख रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि धोबी समाज इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा नाराज है। अब 2025 में धोबी समाज किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, किसको वोट देगा, किसको जिताने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, इसकी तस्वीर साफ होने लग गई है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए प्रदीप झा सर, जो कि पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीओ भारत पर। सर, कुल मिलाकर धोबी समाज बिहार में हर एक जाति की अपनी ताकत है और जब जब चुनाव आते हैं ये ताकत स्पष्ट रूप से दिखने लग जाती है। धोबी समाज की अपनी कई मांगे होंगी, कई मुद्दे होंगे, लेकिन फिलहाल हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार से नाराज है तो खुश किससे है, किसके साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है, अंदर से खबर क्या है आपके पास? देखिए अर्पिता, राजनीति में इतना जवाब हर सवाल का इतना आसान नहीं होता कि नीतीश कुमार से अगर कोई नाराज है तो लालू यादव से खुश होगा। हाँ, एक बात तय है, जब नाराजगी नीतीश कुमार से होगी तो विकल्प में जाएंगे कहाँ, ये बात अलग है। हो सकता है कि इस बार वोट वो तेजस्वी यादव को दे दे, उसका फायदा मिल जाए, लेकिन और होगा भी ऐसा, ऐसा संभव भी है। लेकिन आपने देखा कि इधर 10 वर्षों के अंदर श्याम रजक कम से कम 5 बार आरजेडी से जदयू, जदयू से आरजेडी में गए। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा हुआ क्यों? मूल कारण क्या है? इसको समझने के बदले लोग हवा हवाई बात करते हैं। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि श्याम रजक को न जदयू भाव दे रहा है न राजद भाव दे रही है। मतलब श्याम रजक सबसे बड़े नेता बने बैठे हैं, वही श्याम रजक, जो चुनाव आते ही सारे बिहार के धोबी समाज को इकट्ठा करने लग जाते हैं, उनके कार्यक्रम करवाने लग जाते हैं, कहीं संगठन इकट्ठा करके रैलियां करवाते हैं तो कहीं गोष्ठियां करवाते हैं और चुनाव में वो अपनी ताकत दिखाकर कि भाई देखिए इतना हजार या इतना लाख धोबी समाज मेरे पीछे खड़ा है, तो कभी जदयू से डीलिंग करते हैं तो कभी आरजेडी से डीलिंग करते हैं। लेकिन अब उनकी डीलिंग फुस होने लग गई है। यही बात है प्रदीप सर? सही है। देखिए, डील करना और डील में सफलता मिलना दोनों अंतर है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए, आप अगर अपनी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहेंगी और उस कंपनी की शर्त पे जाना चाहेंगी तो क्यों रोकेगा आपको? तो सवाल यही है कि श्याम रजक आरजेडी छोड़कर अभी कुछ दिन पहले जदयू में आया है, ठीक है, और उससे पहले जदयू में थे वो। कारण क्या है, इस बात को समझिए। सबसे पहले ये बात समझने की आवश्यकता है कि 2005-10 तक आप कह सकते हैं अर्पिता, बिहार में केवल पटना में नहीं, बल्कि धोबी समाज में नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में राम और श्याम की एक लोकप्रिय जोड़ी हुआ करती थी। राम और श्याम मतलब राम कृपाल यादव और श्याम रजक, लालू यादव के दोनों दो लेफ्टिनेंट माने जाते थे बिहार की राजनीति में। ठीक है, इनको हनुमान का, राम कृपाल यादव को लालू यादव का हनुमान कहा जाता था और श्याम रजक को अंगद कहा जाता था। ठीक है, तो ये एक स्थिति थी। लेकिन हुआ क्या, आप इस बात को समझिए, कैसे श्याम रजक महत्वहीन बनते गए। इस बात को समझने की जरूरत है बिहार की जनता को भी। बिहार की जनता को समझने की ज्यादा आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं बता रहा हूं, देखिए नीतीश कुमार ने क्या किया, 2005 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो हर पार्टी के पास अपना एक वोट बैंक था। नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक था वो बहुत छोटा था। मतलब लालू यादव के पास जो वोट बैंक था अर्पिता उस समय में, वो था लगभग 30% का, 14% लगभग यादव और 15% लगभग मुसलमान। अब तो मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये 29% वोट था लालू यादव के पास। बीजेपी के पास वोट था सवर्णों का 14-15%। उसके बाद बनिया वर्ग का वोट था बीजेपी के पास। ठीक है, और ये 14-15% बनिया, 5% सॉरी सवर्ण 5%, 6% बनिया, और उसके बाद जो शहरी मध्य वर्ग है उसका 5% वोट था, 25% वोट बीजेपी के पास भी था। लेकिन नीतीश कुमार के पास क्या था, लगभग 7 से 8% ये लव और कुश का वोट। ठीक है, अब नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग करना शुरू किया बिहार की राजनीति में। सबसे पहले क्या किया कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा का एक अलग ब्लॉक बनाया। अति पिछड़ा मतलब यादव से डराया। तो लव कुश तो नीतीश कुमार के साथ थे ही,
यादवों से बनिया बीजेपी के पास। तो अन्य जो अति पिछड़ी जाति थी, चूंकि अगर ओबीसी के कैटेगरी में देखेंगी तो जो एनेक्स्चर 1 होता है उस एनेक्स्चर 2 में आ गई ये चारों जातियां। एनेक्स्चर 1 में जो अन्य जातियां आती थी उनको यादव से डराना शुरू किया नीतीश कुमार कि यादव आ जाएगा, मतलब लालू यादव शासन में आएगा, तुम लोग को मार देगा, लूटपाट होगा, जमीन कब्जा होगा। सच्चाई भी था, लेकिन ये नीतीश कुमार ने डराना शुरू किया। और बीजेपी मुसलमानों से डराना शुरू किया, नीतीश यादव से, बीजेपी मुसलमान से। तो जितनी अति पिछड़ी जातियां थी नीतीश के साथ आ गई। वैसे ही पासवान जाति, दलितों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान, ठीक है। अब रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की प्रतिद्वंदिता 2000 ईस्वी से चल रही थी, कभी इस पर अलग से बात करेंगे हम लोग। 2000 के विधानसभा चुनाव से ही नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की प्रतिद्वंदिता थी। नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को कमजोर करने के लिए क्या किया कि दलितों में पासवान को अलग कर दिया, ठीक है, और एक नया महादलित बना दिया। और सबको, जितना उसके अलावा दलित में पासवान के अलावा जितनी जातियां थी, सबको पासवान के खिलाफ उसी तरह भड़काया जैसे पिछड़ों को यादवों के खिलाफ भड़काया, ठीक है। मतलब तो डबल निशाने लगाए नीतीश कुमार ने 2005 में। यानी एक लड़ाई हमने सुनी होती थी जो हिंदू मुस्लिम की होती थी, यहाँ जाति छोड़िए, जाति के अंदर जातियों में लड़ाई, ये सबसे उतना ही नहीं उतना ही नहीं नीतीश कुमार ने किया, बल्कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, महादलितों को, माने जो महादलित बनाया नीतीश कुमार ना, इन लोगों को फैसिलिटी देने में नीतीश कुमार ने माने हर मापदंड तोड़ दिया। लेकिन और पासवान को सजा देने लगे कि रामविलास पासवान का नाम जपते हो ना तो तुमको माने कुछ नहीं मिलेगा, वैसे ही जैसे यादवों के साथ किया। तो अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि पासवान भी उसी यादव की कैटेगरी में खड़े हो गए, जिस कैटेगरी में लालू यादव ने सवर्णों को खड़ा कर दिया था। मतलब पासवान को नीतीश कुमार ने अछूत बना दिया, यादव को नीतीश कुमार ने अछूत बना दिया, सवर्ण को लालू यादव अछूत बना चुके थे, मैंने राजनीतिक रूप से अछूत बना चुके थे, ठीक है। अब देखिए, अब महादलितों में भी लड़ाई कैसे शुरू हुई। महादलितों में भी लड़ाई शुरू हुई संख्या बल की। संख्या बल मतलब वाल्मीकि जाति ने कहा कि मेरी आबादी है, इसमें सबसे ज्यादा माइनस पासवान करने के बाद लगभग 30% आबादी बच गई, किसकी, तो वाल्मीकि समाज का। उसके बाद संख्या बल में पासी आ गए, पासी जाति, सॉरी भुइयां आई, भुइयां मुसहर भुइयां जाति, और उसके बाद पासी। तो दलित में जैसे ओबीसी में 4 जातियां प्रमुख हैं ताकतवर, यादव, कुर्मी, कुशवाहा और वैश्य। वैसे ही दलितों में पासवान, राम, वाल्मीकि, पासी और भुइयां, ये 4 जाति, ठीक है। तो सत्ता का जितना भी मलाई था वो सब यही 4 जाति में बटा, वैसे ही जैसे बैकवर्ड में भी बटा हूं 4 जाति में। तो और अन्य जातियां, चाहे वो धोबी हो, चाहे और कोई भी जाति हो, इसको कुछ नहीं मिला ठन ठन गोपाल, ठीक है। तो इसीलिए श्याम रजक की, चूंकि उनकी जाति की संख्या बल कम है, संख्या बल किसकी है, संख्या बल है सबसे ज्यादा पासवान की, तब है वाल्मीकि की, पासी समाज और भुइयां समाज। धोबी समाज की संख्या कम है। उसी प्रकार जैसे पिछड़े वर्गों में कुम्हार की संख्या कम है, नाई की संख्या कम है, लोहार का संख्या कम है, प्रजापति समाज की संख्या कम है, डांगी का संख्या कम है। तो इन लोगों को क्या मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इन लोगों के नाम पर जो संपन्न जातियां हैं वो शासन करती है। तो इसीलिए श्याम रजक डगरा के बैगन बन गए, कभी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी। लेकिन अब देखिए ना, अंदाज देखिए, लालू यादव ने मुन्नी रजक को एमएलसी बना दिया सिंबॉलिज्म में, लेकिन श्याम रजक को नहीं बनाया, ठीक। यही राजनीति है। नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ से विधानसभा का टिकट भी नहीं देते हैं श्याम रजक को, न लालू यादव देते हैं न नीतीश कुमार देते हैं।
श्याम रजक चूंकि बार बार इधर से उधर करते रहे, तो जो संख्या थी धोबी समाज की, उस संख्या का ना तो उनको फायदा मिला, उल्टा एक अविश्वास पैदा हो गया कि कब ये इधर के होंगे, कब वो उधर के होंगे। अगर श्याम रजक एक जगह टिकते तो थोड़ी ताकत से, चाहे वो नीतीश कुमार से या फिर लालू से, कुछ तो धोबी समाज के लिए डिमांड करते, कुछ तो समाज के लोगों को भागीदारी दिलवाते, टिकट दिलवाते, हिस्सेदारी दिलवाते, उस समाज के लोगों के लिए कुछ काम करवा पाते, जो भी सत्ता या सरकार में होता, चाहे आरजेडी होती या नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो खैर सत्ता में बरकरार है, फिर भी धोबी समाज के लिए कुछ विशेष काम श्याम रजक नहीं करवा पाए, इसलिए धोबी समाज अब श्याम रजक से नाराज हो गया है। और नीतीश कुमार से तो नाराज तो है ही कि भाई आप सत्ता में है, 20 साल होने वाले हैं और किया कुछ नहीं हमारे लिए, तो इसीलिए अब धोबी लगभग मन बना चुका है। इतना ही नहीं, मैं बताऊं अर्पिता, अर्पिता ये लोग अपनी जात वालों के भी नहीं है, ये लोग अपने जात वालों के भी नहीं है। कह क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको उदाहरण। आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे ना, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार की बात मानना बंद किया है जीतन राम मांझी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अंतिम दिनों में, तो सबसे पहला व्यक्ति श्याम रजक थे जो जीतन राम मांझी के खिलाफ मैंने बिगुल फूके थे नीतीश कुमार के समर्थन में। ठीक है, तो ये लोग अगर, अरे श्याम रजक को समझना चाहिए था ना कि भाई पहला कोई महादलित मुख्यमंत्री बना है, मुसहर का बेटा बना है, तो उसका साथ देना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार के साथ थे। तो जब आप अपनी जाति के नहीं है, अपने वर्ग के नहीं है, अपने समाज के नहीं है, तो आपको कौन पूछेगा? आपको कोई नहीं पूछ रहा है। श्याम रजक की जो स्थिति है उसके लिए श्याम रजक खुद जिम्मेवार है। इनको, इनके मंत्री बनते हुए, इनको सांसद का चुनाव लड़ते हुए, इनको बिहार में विधानसभा के सदस्य रहते हुए अपने समाज के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। सत्ता का मलाई खाया है अपने, तो सत्ता का मलाई जब तक खाइएगा तो कहां से आप फायदा पहुंचा पाइएगा आप पार्टी को? कुल मिलाकर कंक्लूजन प्रदीप सर यही निकलता है कि श्याम रजक अब जो है विश्वास खो चुके हैं धोबी समाज का, और इसीलिए अब धोबी समाज 2025 में कुछ अलग करने की तैयारी में है, मजबूरी में ही सही, लेकिन अब वो नीतीश कुमार को छोड़ रहा है। अब हो सकता है कि वो आरजेडी की तरफ चला जाए, ये भी संभावना है कि वो प्रशांत किशोर का भी सहारा ले सकते हैं, ऐसी कई संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल वो नीतीश कुमार के साथ अब नहीं दिखेगा। और इसीलिए कहा जा सकता है कि अब जो धोबी समाज की डिमांड को लेकर या उनके मुद्दों को लेकर उनके साथ प्रखर रूप से साथ दिखाई देगा या उनकी बात करेगा, हो सकता है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि 2-4 साल नहीं, लगभग 20 साल से वो धोखा खाए बैठे हैं धोबी समाज के लोग, उनके लिए कुछ हुआ ही कहाँ है। ठीक कहा प्रदीप सर आपने, और तमाम जो बातें रखी, ये जो समीकरण आपने बताया, बहुत तस्वीर स्पष्ट है कि क्या हो रहा है तमाम छोटी जातियों के साथ बिहार के अंदर। खैर प्रदीप जी आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।